अयोध्या में बात करें राम मंदिर की, उसको लेकर बहुत संघर्ष लोगों ने देखा। और जब राम मंदिर बना तो सबके एक उत्साह का दिन था। दिवाली मानिए कि दिवाली बनी थी जब राम मंदिर बना था, लेकिन उसको लेकर के विपक्ष ने बहुत रोड़े लगाए थे, रोक लगाई थी, लाइक बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। भारत माता की जय बोलने पर जेल होती थी, वंदे मातरम बोलने पर जेल होती थी, श्रीमती गांधी के खिलाफ बोलने पर जेल होती थी। विपक्ष एक बात बोल रही है कि पहले इन्होंने लागू किया जीएसटी की दरों को और फिर वापस उनको कम कर दिया गया। थूक के चाटने जैसी बातें वो बोल रही है। तो इस आरोप को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जो लोग देश की सत्ता के ऊपर 50 साल तक रहे और 47 में अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों के कानून नहीं बदल पाए, अंग्रेजों की शिक्षा नीति नहीं बदल पाए। नरेंद्र मोदी पहली बार आने के बाद 17 में आप जीएसटी का कानून लाते हैं। उस समय भी कांग्रेस लगातार हल्ला करती है, इसका विरोध करती है, सड़क पर जगह जगह विरोध करने का काम करती है। देश की 140 करोड़ की जनता का विरोध कांग्रेस करती है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस पर विरोध हुआ। पुलवामा अटैक पे जब स्ट्राइक हुई थी, उस पर विरोध हुआ। तो ये हमेशा क्यों हर चीज को लेकर विरोध चलते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं? आपने सही कहा कि जिस समय डोकलाम होता है, भारत के सैनिक चीन के सैनिकों को कंधों से मार मार के कईयों को घायल करते हैं, कईयों को मृत्यु हो जाती है। उस समय कांग्रेस उसकी सबूत पूछती है। जब पुलवामा होता है तो उसका सबूत पूछती है। ये जो बिल पास हुआ, इसको लेकर अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी को हिंदू मुस्लिम की पार्टी बोला जाता है कि हमेशा से हिंदू मुस्लिम करती आई है। कोई भी धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को अगर दबाव के आधार पर, प्रलोभन के आधार पर सामूहिक रूप से धर्मांतरण का काम करेगा तो कानून काम करेगा। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और बतंगड़ न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस पॉडकास्ट पे हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनका बचपन संघ से जुड़ा रहा, जिन्होंने आपातकाल के अंधेरे में अपना साहस दिखाया, जिन्होंने बीजेपी में रहते हुए कई पदों पर कार्य किया, जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान की अगर बात करें तो राजस्थान के वित्त आयोग के अध्यक्ष है। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं अरुण चतुर्वेदी जी से। अरुण चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। नमस्कार जी। अरुण जी, सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में शुरुआत करते हैं, जहां पर आप संघ से जुड़े रहे, आपका बचपन संघ से जुड़ा रहा, क्योंकि आपके जो फादर साहब हैं वो आरएसएस संघ से थे। तो एक बार हमें उसके बारे में आप जानकारी दीजिए, कैसा स्कूलिंग, कैसा बचपन आपका रहा है? मेरा जन्म भरतपुर में हुआ जी। पिता सरकारी नौकरी में थे, उसमें डिडवाना में कॉलेज में पढ़ाते थे, तो वहीं पर जन्म के तुरंत बाद वहाँ हुआ। बचपन एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि शुरुआत का निकला डिडवाना में, उसके बाद कोटा में आकर के स्कूल की पढ़ाई शुरू की और उसी समय तुरंत थोड़ी देर बाद कोई 64-65 में आकर के भरतपुर, जो हमारा नेटिव प्लेस है, मैं भरतपुर का मूल रहने वाला हूँ, तो 65 के आसपास भरतपुर आए। और भरतपुर में जब मैं पहुंचा तो लगभग 4 साल का रहूँगा। तब मेरे पिता, जैसा आपने कहा है, वो बाल्यकाल से संघ के संसद थे, संघ का दायित्व उनके पास रहा अलग समय पर। वो नियमित रूप से सुबह प्रभात की शाखा में जाते थे, तो मुझे भी उस बाल्यकाल के एक बालक के नाते अपने साथ ले जाते थे। वहाँ संघ का पहली बार प्रवेश हुआ, तो लगातार आज तक संघ की नियमित दिनचर्या में शामिल है। संघ के जितने आयाम हो सकते थे उनके साथ जुड़ करके सब काम। बाद में विद्यार्थी परिषद में काम किया। कोटा भरतपुर के बाद में आपातकाल, जिसकी आपने चर्चा की, आपातकाल के संघर्ष में मैं लगातार एक युवा के नाते शामिल था। और उसके बाद मेरे पिता का ट्रांसफ़र 76 में अजमेर हो गया, तो कुछ पढ़ाई अजमेर की और 77 में जयपुर आए, जयपुर से फिर विश्वविद्यालय में, फिर यहाँ बात का भविष्य का पहले लेक्चरशिप, फिर वकालत समझता जी। आपने अभी बात की फादर साहब को लेकर के कि अलग अलग जगह पे वो जाते थे, उनका ट्रांसफर होता रहता था। तो ट्रांसफर की वजह से अगर बात करें पढ़ाई की, तो वो किस तरीके से आपकी मैनेज होती थी और क्या कारण था कि उनके बार बार ट्रांसफर होते थे? देखिए, पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे कहा आपको कि लगभग 4 साल का रहूँगा 65 के आसपास, तो मेरे पिता का भरतपुर ट्रांसफ़र हो गया। तो 9th क्लास तक मैं भरतपुर में पढ़ा और 9th के बाद फिर 10th में, क्योंकि उनका अजमेर ट्रांसफ़र हुआ 1 साल अजमेर, उसके बाद फिर जयपुर आ गया। फिर सारी पढ़ाई मेरी जयपुर में हुई। पिता, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बाल्यकाल से उनका संघ से संबंध था। संघ के ही पहले संघ का सीधा दायित्व पहले नागौर जिले के जिला कार्यालय, फिर भरतपुर जिले के जिला कार्यालय, जिसमें धौलपुर भी शामिल उस समय होता था। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उसी विचार के नाते शिक्षा क्षेत्र में अपने कॉलेज शिक्षकों का संगठन है रुकटा करके, उसमें काम शुरू किया। लगातार उस क्षेत्र को काफ़ी बढ़ाने का काम किया और 77 तक लगभग कांग्रेस की सरकार होती थी, कुछ दूसरी कल्पना नहीं कर सकते। तो संघ के लोगों को सहन करने का विषय नहीं था, तो उनके ट्रांसफर इस नाते होते रहते थे। जहाँ ट्रांसफर होते थे परिवार कुछ जगह तो गया, 77 के बाद हम लोग नहीं गए, हम सब परिवार जयपुर सेटल हो गया। पिताजी उसके बाद दौसा, करौली, बांसवाड़ा, कई जगहों पर उनके ट्रांसफर हुए, बीच में ब्यावर भी गए, लेकिन फिर हम परिवार जयपुर में सेटल, फैमिली जयपुर सेटल हो गई थी। फादर साहब के ट्रांसफर उनके ट्रांसफर होते जी। अगर आपातकाल की बात करें, जैसे आपने आपातकाल के बारे में बताया
महज क्या उम्र थी आपकी उस समय? क्योंकि अगर देखा जाए बचपन था आपका उस समय और एक ऐसी घटना घटित होती है जिसमें कुछ समझ में नहीं आता। आप खुद बचपन में थे, बच्चे थे, तो कैसा घटना था? आप खुद चश्मदीद गवाह थे उस जगह। आपको जानकारी है 25 जून 75 को आपातकाल जी लगा। बिल्कुल। मैं लगभग 14 साल का रहा उस समय जी। और संघ में संसद था और संघ के नाते उन विचारों से प्रेरित था। श्रीमती गांधी ने उस समय सभी विरोधी दलों पर प्रतिबंध लगाया और राष्ट्रीय विचार के सभी संगठनों के ऊपर प्रतिबंध लगाया। भारत माता की जय बोलने पर जेल होती थी, वंदे मातरम बोलने पर जेल होती थी, श्रीमती गांधी के खिलाफ बोलने पर जेल होती थी, अखबारों के ऊपर सेंसरशिप लग चुकी थी, कोई छाप नहीं सकते थे। जैसे आज अपन बात कर रहे हैं ऐसे बात नहीं कर सकते थे, आपकी भी हिम्मत नहीं होती बात करने की, ऐसा दौर था उसमें। लेकिन राष्ट्रीय स्वयं संघ ने ये जो दौर चला उसमें तय किया, संघ के ऊपर प्रतिबंध लग गया, संघ की शाखाएं नहीं लग सकती थी। तो अंडरग्राउंड रह करके काम करने का संघ ने तय किया, जहाँ एक तरफ कार्यकर्ताओं को संभालना, वहाँ संघ का संपर्क का जो अभियान था वो किसी न किसी रूप में चले। तो मुझे वो दायित्व दिया गया। 2 तरह के काम देते थे, सबसे संपर्क करना। बहुत बड़ी संख्या में 14 नवंबर से सत्याग्रह शुरू हुआ। तो सत्याग्रह में जिन परिवारों के लोग गिरफ्तारी देके गए उन परिवारों को संभालना, जो पहले गिरफ्तार हो चुके थे उन परिवारों को भी बाद में संभालना, इस तरह का एक काम था, वो करते थे। एक अखबार उन दोनों छपते थे क्योंकि प्रेस के ऊपर प्रतिबंध था, तो इसलिए अखबार हम अपनी तरफ से खुद खबरें निकालते थे। भरतपुर एक सेंटर था जिस सेंटर के ऊपर अखबार छपता था। वहाँ एक मिश्री लाल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, शायद आप लोगों को जानकारी में होगा, वो अखबार लिखते थे, हम साइकिलो स्टाइल करते थे, भरतपुर और आसपास के क्षेत्रों में उसको भेजते थे। रात को अखबार को अलग अलग घरों में डालना, पटकना, रखना, दुकानों पर डिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरह काम चलता था। तो इस काम में सक्रिय रूप से जिले भर में उस समय जो बैठकें होती थी, बहुत ही सख्त वातावरण था। कोई निकल पता भी चल जाए पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी। तो ऐसी बैठकों की सूचना देने के लिए पूरे जिले में, भरतपुर जिले में, जिसमें डीग, कुमेर, कामा, बयाना, भुसावर, उसान, सब क्षेत्रों में, वो मैं छोटा था, मुझे जाता था और सबको सूचना दे करके लौट के आता था। हमने सुना है कि इस दौरान आपके यहाँ घर पे भी 3 बार छापे भी पड़े थे उस दौरान। पुलिस पूरी आती थी। मेरे पिता की गिरफ्तारी का था, मेरे को भी, मैं भी 2-3 बार सत्याग्रह कर गया, मुझे गिरफ्तार नहीं किया छोटे होने के कारण, लेकिन बाद में पुलिस है उसमें भी मैं आ गया था। तो इस कारण पुलिस आती थी, 2-2, 3-3 ट्रक पुलिस आती थी, घर को घेरते थे। संयोग से उस समय पिताजी दोनों 3 बार नहीं थे तो गिरफ्तारी का, लेकिन ये क्रम लगातार चला। तो मैं दौर में उसमें हम सक्रिय रहे। बाद में आपातकाल के दौर में ही 76 में अजमेर ट्रांसफ़र हो गया पिताजी का, तो अजमेर में आके भी क्रम लगातार चलता रहा। तो भरतपुर में तो इंटेलिजेंस के सब लोग, मेरे पिता को भी, मुझे दोनों को जानते थे। अजमेर में मेरे पिता को जानते थे लेकिन मुझे नहीं जानते थे। तो वहाँ की अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में मैं लगातार, क्योंकि ना मुझे वहाँ के कार्यकर्ता जानते थे ना पुलिस प्रशासन के लोग जानते थे, इसलिए बहुत सहजता के साथ बहुत लंबे समय तक, और आपात जब 77 का चुनाव आया तब तक इन गतिविधियों में लगातार हम काम करते हैं। महज आपने बताया 13-14 साल की उम्र में आप थे जहां आपने सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया था। आपातकाल आपने देखा। मम्मियों की अगर हम बात करें तो मम्मियों को अक्सर डर लगा रहता है कि हमारा बच्चा अभी छोटा है, वो इस तरह की गतिविधियों में भाग ले रहा है, तो उनको डर नहीं लगता था? नहीं, मेरे परिवार का परिवेश, मैंने बताया कि मेरे पिता बाल्यकाल से चले गए थे और जीवन उनका संघर्षों में निकला, तो मेरे परिवार में सबका स्वभाव वही बन चुका था। तो लगभग वो प्रवास पर रहते थे, दौरे पे बहुत रहते थे, कभी आते कभी नहीं आते, चलता रहता था। उसी में हमारा बचपन निकला, उसी परिवेश में बड़े थे। तो डर नाम की चीज़ तो थी। संघ का काम कर रहे हैं, राष्ट्र का काम कर रहे हैं, राष्ट्र के काम के लिए जो कुछ भी होगा करेंगे। 71 में भरतपुर में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई, बाढ़ के कारण जबरदस्त सूखा आया, बहुत स्थिति खराब हुई। तो उसमें भी विश्व हिंदू परिषद के नाते से कुछ हमने सेवा का काम शुरू किया। मैं तो उस समय 9-10 साल का ही था। तो उन गाँव में भी सक्रिय, गाँव में जाना, अनाज को शहर में इकट्ठा करना, वहाँ बांटने का काम करना, ऐसे अलग अलग अभियानों में लगातार, मतलब बचपन से ही लगातार काम करते थे। जी, हमने एक किस्सा सुना था आपके दादाजी को लेकर के कि आपके दादाजी पहले ग्रेजुएट थे उस समय में, जहाँ पढ़ाई मतलब बहुत कम लोग करते थे, लेकिन उस समय उन्होंने ग्रेजुएट किया था। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उनका जुलूस भी निकाला गया था। आपने सही कहा कि मेरे दादा सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता पुरोहिताई का काम करते थे, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी। पास में एक झगीरा गांव है जी, वहाँ से नियमित रूप से भरतपुर आते थे और स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ करके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ते पढ़ते बीच में नौकरी अध्यापक की लगी, करते रहे, ऐसे ग्रेजुएट हुए पहले व्यक्ति। उनका सम्मान के साथ पूरा, जैसा आपने कहा, सब हुआ। बाद में भरतपुर महाराज ने अपने यहाँ नौकरी दी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो भरतपुर महाराज के यहाँ
पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे, फिर फाइनेंस मिनिस्टर रहे, फिर होम मिनिस्टर रहे। भरतपुर में ऑडिटर कई चीज़ों के जो फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने ऑडिट की। ऑडिट करते हुए कई बड़े घोटाले उस समय के महाराज के समय के निकले। इसमें महाराज का भी कहीं ना कहीं संलिप्तता थी। देखते हुए उन्होंने अपनी ऑडिट निष्पक्षता के साथ दी, किसी का दबाव में नहीं आए बिना। महाराज नाराज हुए, उन्होंने उसको छोड़ करके फिर मध्य प्रदेश में एक स्टेट में जाके दीवान उनको बुलाया गया, वहाँ दीवान रहे। फिर बाद में भरतपुर वापस आए, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पुराने ऑडिट्स को देख करके उनको बुलाया और बुला करके ऑडिट्स पर उनका इतना निष्पक्ष ईमानदारी के साथ इतनी सख्त ऑडिट कौन कर सकता है, बुला करके उन्होंने वापस अपने यहाँ रखा। बाद में वहाँ अकाउंटेंट जनरल रहे। राजस्थान में जब स्टेट बना तो अकाउंटेंट जनरल रहे। बीच में ये जब सरकारों का मर्जर हुआ, सरदार पटेल ने अलग अलग रियासतों को मर्ज किया। उसमें मेरे दादाजी को भी मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र दिया था, वहाँ की रियासतों को मर्ज कराने का काम उनको दिया, सरदार पटेल ने उनको दिया। उस काम को भी बखूबी मध्य प्रदेश में काम को भी उन्होंने पूरा किया। आपके कॉलेज का किस्सा है कि आपके कॉलेज जो कॉमर्स कॉलेज में आपने दाखिला लिया था, वो बहुत दिलचस्प किस्सा है, उसके बारे में बताइए कि कॉलेज बंद था तब आपने कॉलेज में जाके क्लास स्टार्ट की थी, कॉलेज स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि मेरी बहुत माइन्यूट बातों का अध्ययन करके बिल्कुल जी। मैं 77 में संघ का संसद था। प्रथम वर्ष की शिक्षा वर्ग करके आया, ओटीसी होती है संघ में। और मेरे साथ कुछ शिक्षा वर्ग में जो कार्यकर्ता थे वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, कॉमर्स कॉलेज के थे। मैंने सुबोध कॉलेज में एडमिशन लिया। बाद में एक दिन हम वैसे बैठे थे, 7 जुलाई को कॉलेज खुलता था। हम जो हमारे से कॉमर्स कॉलेज विद्यार्थी परिषद उनसे बात चली तो कुछ लोगों ने कुछ विषयों को लेकर के कॉलेज बंद का कॉल दिया पहले दिन। तो हमने विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ जो कार्यकर्ता थे उनसे पूछा, भाई वो बंद का कॉल दे रहे हैं तो आपको क्या है? तो उन्होंने बंद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम विरोध करेंगे तो पिटाई करेंगे। उन दिनों लड़ाई झगड़े का दौर बहुत रहता था। ये मुझे थोड़ा अखरा कि इसके केवल डर के कारण से हम कोई विरोध नहीं करें। तो मैं उस दिन ही पहले दिन ही उनके साथ गया। हमने उसको उनके स्ट्राइक कॉल था उसको फेल किया। मैं तो उसके बाद मैंने एडमिशन लिया। पहले तो मैं उसमें बाहरी स्टूडेंट के नाते गया था, उसको फेल किया। उसके बाद फिर मैंने कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया और विद्यार्थी परिषद में मेरा वहाँ प्रवेश हुआ। उसके बाद फिर कई किस्से विश्वविद्यालय के दोनों का। जिस तरीके के आपने बताया कि छात्र संघ रहते थे तो हिंसा होती थी, अगर मैं एक सवाल पूछूं कि उस समय के छात्र संघ जो चुनाव होते थे और अब के जो छात्र संघ चुनाव है, क्या कुछ बदलाव हुए हैं? क्योंकि इस टाइम अगर हम देखें छात्र संघ चुनावों में तो हिंसा होती हुई दिखाई देती है, पुलिस मैटर हो जाते हैं। तो उस समय के छात्र संघ चुनाव और इस संघ के छात्र चुनाव में क्या कुछ अंतर आपको दिखता है? देखिए, जब हम 77 में 78 में आया विद्यार्थी परिषद में, उस समय विद्यार्थी परिषद तय कर चुकी थी कि हम छात्र संघों के चुनावों में भाग नहीं लेंगे। ग्रामोत्थान हेतु छात्र अभियान विद्यार्थी परिषद शुरू किया। विद्यार्थी गांवों में जाएंगे और गांवों में सेवा के प्रकल्पों के साथ जुड़ के काम करेंगे। तो विद्यार्थी परिषद अपने आप को छात्र संघों से विड्रॉ कर चुकी थी। लेकिन क्योंकि चुनाव होते हैं तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो राष्ट्रीय विचार के लोग कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनको विद्यार्थी परिषद अप्रत्यक्ष रूप से उनको सपोर्ट करने का काम रहता था। उसको हम करते रहे। 81 या 82 में विद्यार्थी परिषद ने पहले समर्थन दिया, फिर स्वयं चुनाव लड़ना शुरू किया और राजस्थान विश्वविद्यालय में 82 के बाद चुनाव बंद कर दिया। तो उसको लेकर के बड़ा लगातार कई वर्षों तक लंबा आंदोलन विद्यार्थी परिषद ने किया। मेरे को भी उसको नेतृत्व करने का, भाग लेने का पूरा मौका मिला लंबे समय तक। फिर 89 में आकर के फिर चुनाव हुए। उसके बाद विद्यार्थी परिषद कई वर्षों तक लगातार चुनाव जीतती रही। कई प्रणवेन शर्मा जीते, अखिल शुक्ला जीते, जितेंद्र शिमाली जीते, ऐसे कई। राजेंद्र राठौड़ जो है वो भी आपके साथ ही थे उस समय? नहीं, राजेंद्र राठौड़ जी मेरे से बहुत सीनियर थे। मेरे साथ नहीं थे, काफी सीनियर थे, लेकिन वो छात्र राजनीति में हमसे पहले आए थे। और वैचारिक दृष्टि से मैं विद्यार्थी परिषद था, वो अपना एक स्वतंत्र ग्रुप चलाते थे और हम लोग छात्र राजनीति में आमने सामने होते थे। ओके। छात्र संघ की बात चल रही है। हाल ही में राज्य सरकार ने छात्र संघ जो चुनाव थे उनको स्थगित कर दिया था, रोक लगा दी थी। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखा जाए कि छात्र संघ चुनाव एक पहली सीढ़ी होती है युवा की, जो वो राजनीतिक में अपना कदम रखता है। देखिए, पहले आपने कहा ना, हिंसा पहले भी छात्र संघ चुनाव में स्वाभाविक रूप से उम्र की अवस्था होती है, उसमें उत्तेजना कई बार आ जाती है। उत्तेजना के कारण थोड़े बहुत संघर्ष रहते थे, लेकिन आज भी देखते हैं कि उस समय के जितने भी लोग हैं वो चाहे किसी भी विचार के साथ रहे हों छात्र राजनीति में, आज भी एक अच्छे मित्र के नाते हम जब मिलते हैं तो बहुत अच्छी बहुत पारस्परिक रूप से संबंध सबके अच्छे हैं और एक दूसरे के सुख की चिंता करते हैं। ऐसे सब लोग निकलते हैं। उनमें अलग अलग नाम है, जो आज कुछ अलग अलग दलों में काम कर रहे हैं, ऐसे भी है। आज की बात करना बेकार है क्यों, अब तो छात्र संघ चुनाव बंद हो गए बिल्कुल। और जब होते भी थे कुछ वर्ष पहले तो वो स्वरूप नहीं है। अब वास्तव में देखें रिप्रेजेंटेटिव टाइप का मुझे नहीं लगता
कुछ लोग आते हैं, जितना मतदान होता है मतदान भी कम होता है, जीतने के बाद जो छात्र संघ की गतिविधियां हैं उस पर भी असर दिख रहा है। कारण क्या है, इसका अलग विश्लेषण का मंच है, लेकिन पहले के छात्र संघ की और छात्र संघों की और छात्र प्रतिनिधियों के संगठनों की गतिविधियां, सक्रियता और आज की इसमें बहुत अंतर है। अभी भी केवल मैं एक देखता हूँ तो विद्यार्थी परिषद ऐसा संगठन है जो 365 दिन सक्रिय रहते हुए छात्रों के विषयों को लेकर के उठाता रहता है, संघर्ष करता है। जी बिल्कुल। अयोध्या में बात करें राम मंदिर की, उसको लेके बहुत संघर्ष लोगों ने देखा, और जब राम मंदिर बना तो सबके एक उत्साह का दिन था। दिवाली मानिए कि दिवाली बनी थी जब राम मंदिर बना था, लेकिन उसको लेकर के विपक्ष ने बहुत रोड़े लगाए थे, रोक लगाई थी, लाइक बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही। क्योंकि अगर मैं आपकी बात करूँ, आप खुद जन जागरण यात्रा में, एकता यात्रा में, राम रथ यात्रा में आप शामिल हुए, तो वो संघर्ष, वो थकान कैसी थी? क्योंकि आज अगर हम देखें राम मंदिर बन चुका है, लोगों के अंदर खुशी है, लेकिन वो संघर्ष कैसा था, उसके बारे में आप बताएं। आपने सही कहा कि राम मंदिर के आंदोलन की शुरुआत हुई 89 का दौर, उसमें राम रथ यात्रा निकली। मैं उस समय तक बीजेपी में नहीं आया, जी जी जी, बीजेपी में उसके बाद आया। मैं उस समय तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते देखता था, तो मैंने वो दौर देखा, आडवाणी जी की यात्रा जो चल रही थी, किस प्रकार से जन समर्थन था, जन समूह था, लोग साक्षात ऐसा मान रहे थे कि ये आडवाणी जी की रथ यात्रा नहीं, शायद राम की रथ यात्रा है। रथ को चूमते थे, रथ को के तिलक करते थे, आरती उतारते थे, जबरदस्त, वो विषय अलग है। लेकिन मुझे, क्योंकि उस आंदोलन में हम कहीं ना कहीं सब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते सक्रिय थे, संघ ने कॉल दिया तो सबको लगना है, तो हम सब लगे हुए थे। 21 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को पहला सत्याग्रह अयोध्या में था। पहले कोई योजना नहीं थी। 21 अक्टूबर शायद राजस्थान से, जयपुर से पहला जत्था 21 अक्टूबर को गया था। तो मुझे यहाँ उस समय के हमारे प्रचारक थे माननीय गोपाल आर्य जी, गोपाल जी का फ़ोन आया सुबह सुबह कि कल आपको इस सत्याग्रह में जाना है। मैं उस सत्याग्रह में 1 बजे मरोदर जाती थी, उससे निकले 23 को हम पहुँचे लखनऊ के बीच में, कि उत्तर प्रदेश की सीमा में एंटर करते ही पुलिस गिरफ्तार कर रही थी, पुलिस की सख्ती बहुत हो गई थी। क्यों? स्वाभाविक रूप से मुलायम सिंह जी की सरकार थी, वो कह चुके थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो कोई भी लिखते हैं। वो सब संघर्षों में हम लुकते छुपते करते हुए ट्रेन से लखनऊ पहुंचे, और लखनऊ से लगभग 9 दिन चल करके हम अयोध्या पहुंचे। मतलब 22 को हमने चलना शुरू किया और 30 को सुबह हम अयोध्या पहुंचे। लगभग 9 दिन तक हम केवल गाँव में पगडंडियों पर रहते थे, उस तरह पहुँचने का काम हुआ। पहले दिन का आपको पता है कि पहले दिन वहाँ संघर्ष हुआ, 2 गुंबद टूटी, उस समय तक हम अंदर प्रवेश नहीं कर पाए थे। हम सरयू के इधर थे, संघर्ष अंदर चल रहे थे। 30 की रात को मैं एंटर कर गया। 2 तारीख को फिर गोलीकांड हुआ वहाँ पर, जिसकी चर्चा कई बार होती है, कोठारी बंधुओं का हुआ, कई लोगों का नरसंहार हुआ। मैं भी उस दिन 2 अक्टूबर को वहीं था, हनुमानगढ़ी में, जहाँ पुलिस ने रोका था, CRPF ने, उस टोले में था। सारा गोलीकांड हमारे सामने हुआ, लोगों को मृत्यु हुई, घायल हुए, उनको उठा करके हम लेके आए, सब किया। बाद में 7 तारीख तक वहाँ रह करके हम लौटे। फिर दोबारा 92 में फिर हुआ, और राम मंदिर का निर्माण की पहली शुरुआत उस समय हुई। दोनों समय का साक्षी मेरा उस समय साथ था। पहला वाला जबरदस्त संघर्ष था, बहुत अशांति का वातावरण था, भय का वातावरण था, इस तरह की चीज़ थी। दूसरे वाले में तो बोले कल्याण सिंह जी की सरकार थी, सारे भरसक प्रयास करने के बाद भी सबने कोशिश की थी कि वहाँ किसी प्रकार का इस ढांचे को नहीं हो, लेकिन सबके बाद भी वो टूटा था। बहुत संघर्षों के बाद और बहुत बलिदान देने के बाद आज फाइनली हमारा राम मंदिर बनकर तैयार हो गया अयोध्या में। जी, बीजेपी की आपने बात की थी, उससे पहले आप बीजेपी में नहीं थे, जैसे आप रथ यात्राओं में शामिल होते थे, तो बीजेपी में कैसे एंट्री हुई? क्या कुछ प्रेरणा थी कि आपको बीजेपी पार्टी में आपका आना हुआ? मैंने आपको बताया कि मैं संघ का सुन। जी जी बिल्कुल, हम अपने रास्ते खुद तय नहीं करते। मैं विद्यार्थी परिषद में आया तो संगठन ने तय किया, तो विद्यार्थी परिषद में आया। इसी तरह युवा मोर्चे में भी मैं किसी के पास नहीं गया। एक दिन सुबह युवा मोर्चे की प्रदेश की टीम छपी, उसमें मेरा नाम था प्रदेश मंत्री के नाते, कालीचरण जी सराफ अध्यक्ष थे। मैंने कालीचरण जी से पूछा तो उन्होंने कहा जिसने जहाँ तय होना था हो गया, मतलब संगठन ने कुछ तय किया होगा तो निकल। उसके बाद से 89 में मेरी यात्रा शुरू हुई। विद्यार्थी परिषद, पहले बीजेपी में युवा मोर्चे में मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष रहा, फिर पार्टी में इसी तरह मीडिया का प्रभारी, फिर प्रशिक्षण प्रभारी, पार्टी में प्रदेश मंत्री, प्रवक्ता, महामंत्री, उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करता रहा। इस बीच में जो आपने चर्चा की एकता यात्रा, और आडवाणी जी का भी एक और यात्रा उनकी भी आई थी, उन सब यात्राओं में मैं लगातार राजस्थान की हर चीज़ में, कभी मीडिया प्रमुख के नाते, सुरक्षा के नाते उनके साथ रहा। एकता यात्रा में भी जब मुरली मनोहर जी के नेतृत्व में एकता यात्रा चल रही थी, उस एकता यात्रा में भी लगातार यहाँ से शुरू करके, और हम उनका कॉल था
कि हम जाकर के वहाँ तिरंगा फहराने का। हाँ जी। तो हम भी उसमें गए थे साथ में, और जब उसमें आकर के श्रीनगर जाने वाले तो लोग कम थे, हाँ जी। लेकिन एक पॉइंट तक तय हुआ था, जम्मू तक वहाँ पहुँचना है, उसके बाद निकलना है, वहाँ तक हम गए। मतलब देखा जाए तो आप शुरू से किसी न किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे, लेकिन आप कार्यकर्ता के तौर पर आप जुड़े हुए सब थे। चीज़ से जुड़े। हाँ जी। जैसे आपने बताया कि आपने बीजेपी में रहते हुए कई पदों पर आपने काम किया, कैबिनेट मंत्री आप रहे, प्रदेश अध्यक्ष आप रहे। बात करें हाल ही के चुनाव 2023, सिविल लाइन से आपको टिकट नहीं दिया गया। गोपाल शर्मा जी जो हैं, गोपाल शर्मा, उनको टिकट दे दिया गया। देखा जाए तो वो सांगानेर से काफ़ी समय से वहाँ की तैयारी कर रहे थे, लेकिन टिकट उनको दिया गया। अगर आपकी बात करें तो जो पब्लिक थी, जो जनता है, वो आपको जानती थी, क्योंकि आप वहाँ से चुनाव भी जीते थे। तो आपका टिकट नहीं देने का पीछे क्या कारण रहा कि आपको टिकट नहीं दिया गया? मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं संघ का स्वयंसेवक पार्टी कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी ने जो दायित्व मुझे दिया उस दायित्व का मैं निर्वहन, इसलिए मेरा विषय नहीं रहता कि पार्टी मेरा कहाँ उपयोग करना चाहती है। संगठन जहाँ जिस रूप में उपयोग करे, एक कार्यकर्ता के नाते उसी भाव से काम करने का। मुझे जब कहा चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़े, मंत्री का दायित्व दिया, मंत्री का निभाया, बाद में संगठन ने और दायित्व पूरी किया। इस बार जब कहा कि चुनाव आपको नहीं लड़ना, किसी और को लड़ना है, तो उनको जिताने के लिए सब कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया यहीं पर, और सबको कहा कि सिविल लाइन्स की सीट पे जीत के जाना चाहिए। इसलिए पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट के साथ लग करके सब जिताने का काम करो, और लगातार चाहे विधानसभा का चुनाव, लोकसभा चुनाव, पार्टी ने जहाँ जहाँ कहा सब जगह जाकर के पार्टी जीते, इसके प्रयास अपने। ये आपका बड़प्पन है कि आप ये बता रहे हैं कि आप टिकट नहीं देने के बावजूद भी आपने इतनी कोशिशें की कि गोपाल शर्मा वहां से जीते, कि पार्टी का कोई भी सदस्य वो जीते। आपका मैं बीच में रोक रहा हूँ, हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। जी बिल्कुल, बीजेपी जीत करके बिल्कुल, आए, बिल्कुल। और बीजेपी की सरकार बने। बीजेपी की सरकार बनना इसलिए कि हमारा ये उद्देश्य नहीं रहता क्योंकि उसमें विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। जो सरकार बने वो जनता के कामों को बखूबी कर सके, और सत्ता को साधन मान करके उन विकास के विषयों को नीचे तक पहुंचा सके। इसलिए ऐसी बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, इसके लिए काम करना है। अब मैं थोड़ा विपक्ष पे आना चाहूंगी। जीएसटी को लेकर हाल ही में कुछ घोषणाएं हुई थी, जहां पर 12% और 5% उनको दरों को कर दिया गया। विपक्ष एक बात बोल रही है कि पहले इन्होंने ही लागू किया जीएसटी की दरों को और फिर वापस से उनको कम कर दिया गया, थूक के चाटने जैसी बातें वो बोल रही है। तो इस आरोप को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जो लोग देश की सत्ता के ऊपर 50 साल तक रहे और 47 में अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों के कानून नहीं बदल पाए, अंग्रेजों की शिक्षा नीति नहीं बदल पाए, अंग्रेजों की कर नीति नहीं बदल पाए। नरेंद्र मोदी ने आने के बाद 14 से पहले 10 साल तक, जिसको कांग्रेस कहती है कि दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री थे, वो जीएसटी का कानून नहीं लेके आ पाए। नरेंद्र मोदी पहली बार आने के बाद 17 में जीएसटी का कानून लाते हैं। उस समय भी कांग्रेस लगातार हल्ला करती है, इसका विरोध करती है, सड़क पर जगह जगह विरोध करने का काम करती है। इस सब को देखते हुए जीएसटी बढ़ता है, और जिस समय 17 में जीएसटी चालू हुआ उस समय उसके साथ लगभग 65 लाख लोग जुड़े, और कुल आय उससे हो रही थी 11 लाख करोड़ रुपए। आज जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ जुड़ करके 1 करोड़ 72 लाख लोग जुड़े, और कुछ आय जो हो रही है वो उसमें मिलकर के लगभग 23 लाख करोड़ हो रही है। ये अपने आप में प्रमाण है कि जीएसटी के आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा बूस्ट आया है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा है कि इस विषय को जनता की चिंता करने का, पहले 4 इसमें अपनी कर थी, इसमें 5%, 12%, 18%, 24%। अब 2 दरों को ख़त्म किया, 12 और 28 को, केवल 5 और 12। इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, देश के हर बजट का इसके ऊपर असर होने वाला है, और सबके बजट कम होने वाले हैं। चाहे वो झोपड़ी में रहता है उसको भी, और टूथपेस्ट सबको चाहिए, घर का अनाज सबको चाहिए, नमक सबको चाहिए, घर का मसाले सबको चाहिए, कपड़े सबको पहनने, दवाई सबको चाहिए, इलाज सबको कराना है, स्कूटर साइकिल मिनिमम चीज़ है, हर घर को इसकी जो, मैं बड़ी कारों की बात नहीं कर रहा, आज घरों में टीवी की जरूरत सामान्य बात हो गई है। इन सब की कीमतों में जो 18 थे, 28 थे उसको 18 पे, 18 था उसको 12% पे, 5% पे, 5 वाले को 0% पे। इतना बड़ा परिवर्तन, मैं कहता हूँ क्रांतिकारी निर्णय है नरेंद्र मोदी जी का। कांग्रेस को कभी कभी इस पर विचार करना चाहिए, कभी देश के हित में भी बोलें। बार बार मोदी विरोध करते करते देश की 140 करोड़ की जनता का विरोध कांग्रेस करती है, इसके बारे में कहीं शांति से विचार करना चाहिए। बिल्कुल, अगर मैं इस बात पे एक और बात रखना चाहूँगी कि वो हमेशा जब भी बात चलती है किसी न किसी बात पे विरोध हम देखने को मिलता है,
ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस पर विरोध हुआ, पुलवामा अटैक पे जब स्ट्राइक हुई थी उस पर विरोध हुआ। तो ये हमेशा क्यों हर चीज़ को लेकर विरोध चलते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं? कहीं ना कहीं देखा जाए सेना के ऊपर वो सबूत मांगते हैं कि हमें सबूत चाहिए। तो लोगों के मन में भी ख्याल आता है कि किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की एक राजनीति में आके वो आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं और अपनी ही सेना के ऊपर वो सबूत मांगने का आरोप लगाते हैं। आपने सही कहा। मैंने जो पहले ही कहा कि कांग्रेस कई बार सरकार का विरोध करते करते, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करना। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस समय डोकलाम होता है, भारत के सैनिक चीन के सैनिकों को कंधों से मार मार के कईयों को घायल करते हैं और कईयों को मृत्यु हो जाती है। उस समय कांग्रेस उसकी सबूत पूछती है। जब पुलवामा होता है तो उसका सबूत पूछती है। सर्जिकल स्ट्राइक सफलतापूर्वक हमारे सैनिक करके आते हैं, उसके बाद सबूत पूछते हो। एयर स्ट्राइक होती है, उसके सबूत पूछते हो। बार बार मुझे लगता है कि कांग्रेस की नियति हो चुकी है कि आज उनका नेतृत्व दिशाविहीन है। नेतृत्व के पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं इसको लेकर के जाए, अपने सत्ता के गलियारे में जगह ढूंढने के लिए आज वो उलझुल बातें, मेरे बेसलेस बातें करके अपनी ज़मीन तराश करने का काम कर रहा है। हाल ही में विधानसभा में एक बिल पास हुआ, धर्मांतर विरोध विधेयक 2025, उसको लेकर भी काफी विरोध देखा गया था। उस बिल को आप किस तरीके से देखते हैं? भजनलाल जी का ऐतिहासिक निर्णय। मैंने 1.5 साल के बहुत अच्छे काम किया उन्होंने, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये निर्णय केवल राजस्थान नहीं, देश की तकदीर को बदलेगा। इसलिए कि लंबे समय से हम देख रहे थे, कभी पैसे के आधार पर, कभी दबाव के आधार पर, प्रलोभन के आधार पर लव जिहाद का बहुत बड़ा रैकेट देश में चल रहा है। मैं खुद सिविल लाइंस का विधायक रहा हूँ। कई क्षेत्रों में लगभग रोजाना हमारे पास शिकायतें आती थी कि बच्ची को कोई ना कोई लेके चला गया। लेकर लव जिहाद के मामले में हम पुलिस थानों को फ़ोन करते थे। कितने बड़े पैमाने पर परिवार परेशान थे इस सबसे। इस निर्णय के बाद इसके ऊपर प्रतिबंध लगेगा। जहाँ भारी जुर्माने का प्रावधान किया है, वहीं दंड का प्रावधान किया है। कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करेगा तो उम्र कैद तक की सजा है। और इस सब को कानून के दायरे में ला करके भजनलाल जी ने बहुत बड़ा निर्णय किया है। इसका आम जन को स्वागत करना चाहिए। आने वाले समय में निश्चित रूप से राजस्थान में शांति, सौहार्द, समन्वय, सामंजस्य इसका एक बड़ा आधार बना जी। ये जो बिल पास हुआ, इसको लेकर अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी को हिंदू मुस्लिम की पार्टी बोला जाता है कि हमेशा से हिंदू मुस्लिम करती आई है, और ये बिल भी पास कर दिया। तो इसको लेकर भी एक एजेंडा उन्होंने रख दिया कि इसको ला करके उन्होंने, बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम बिल्कुल करार कर दिया है। तो इसके ऊपर इसको आप किस तरीके से देखते हैं? धर्मांतरण विरोधी बिल कानून बनाया जी। इसमें यह नहीं है कि मुसलमान कोई अगर हिंदू बनाएगा, हिंदू को मुसलमान बनाए, कोई भी धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को अगर दबाव के आधार पर, प्रलोभन के आधार पर सामूहिक रूप से धर्मांतरण का काम करेगा तो कानून काम करेगा। इसलिए जिनके चश्मे केवल एक चीज़ देखते हैं, सांप्रदायिकता, वो इस दृष्टि से देखेंगे। कानून बड़ा स्पष्ट है। हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति को किसी प्रकार से आप प्रलोभन पर, दबाव के आधार पर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। विधानसभा में जब जैसे ये बिल पास हुआ था, गोपाल शर्मा जो हैं अपने विधायक सिविल लाइन से, उन्होंने रफीक खान और अमीन खान जो है उनको एक शब्द बोला था, अपने मूल धर्म में वापस लौट जाओ। आप उस शब्द को किस तरीके से देखते हैं? मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये बात सही है कि देश में जितने भी हम एक समाज की बात करें तो ज़्यादातर लोग कोई यहाँ अफगानिस्तान से नहीं आए, अरब से नहीं आए, सब भारत के रहने वाले हैं। और अलग अलग समय में अलग अलग शासकों के द्वारा उनके ऊपर दबाव बना, प्रलोभन बना, सब हुआ। इसके कारण से समय समय पर लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। मेरा मानना है कि अनुकूल स्थितियाँ हैं। भारत अब बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में निकल के आ रहा है। कोई व्यक्ति किसी कारण से दबाव में गया है तो इसको विवेक अपना खुद का निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए। इसमें ना सरकार दबाव दे सकती है, ना कोई संगठन दे सकता है। स्वयं विचार करे कि वास्तव में मुझे किस धर्म में रहना है। अगर उनको लगता है किसी को भी कि हिंदू धर्म सहिष्णुता का संदेश देता है, हिंदू धर्म सबको साथ लेकर के सबको बढ़ने का संदेश देता है, तो कोई भी, मैं दो की बात नहीं करता, हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता है आकर के यहाँ रहे और अपना काम करे। हाल ही में पीएम मोदी बांसवाड़ा दौरे पर रहे थे, उन्होंने काफ़ी कुछ घोषणाएं की थी। क्या कुछ योजनाएं आपको पता है? आप हमारी दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ घोषणाएं उन्होंने की है। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है कि परमाणु ऊर्जा का केंद्र की उन्होंने स्थापना की। कभी हमारे यहाँ हम छोटा सा पावर स्टेशन लगता था तो हम बहुत खुश होते थे। आज इतना बड़ा पावर स्टेशन लगा, इसकी कल्पना राजस्थान में नहीं थी। केंद्र सरकार के सहयोग से हुआ है। आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा। एक चीज़ और इसमें तय हुई है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जब शिलान्यास करती है तो ये तय होता है कि उसका शुरुआत भी होगी। इसीलिए उन्होंने इसके शिलान्यास करते ही ये तय कर दिया कि फेज़ 1 31 में, 32 में, 33 में किन किन तारीख को शुरू होगा, प्रोडक्शन कब शुरू होगा, इसकी तारीख तय कर दी। दूसरी चीज़, राजस्थान में
हमने युवाओं के सामने बहुत बड़ा संकट पिछली कांग्रेस सरकार में देखा है। परीक्षा देने जाते थे, वापस निकल के आते थे पेपर लीक, परीक्षा रद्द होती थी। माता पिता जमीन को गिरवी रख के बेटे की फीस की पढ़ाई की व्यवस्था करते थे, और जब लीक होता था, पेपर रद्द होता था, तो उनको भयंकर निराशा होती, दुखी होते, और कई आत्महत्याएं भी इसके कारण उस दौर में। जहाँ भजन लाल जी ने अपने शासन में आने के बाद इस पूरी व्यवस्था को, उनके जिन्होंने किया था उनके ऊपर कार्रवाई की, 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया, खुद एसआई परीक्षा में लगभग 75-80 लोगों को गिरफ्तार किया। ये एक तरफ काम किया। दूसरा, अभी तक राजस्थान की सरकार ने जितनी भी नौकरियां परीक्षाएं की हैं वो सफलतापूर्वक बिना किसी लीक के हो पाई हैं। तीसरा, उन्होंने भजन लाल जी में शायद आज़ादी के बाद ये देश की पहली सरकार है राजस्थान की जिसने अपना वर्ष भर का कैलेंडर परीक्षाओं का निकाल दिया। कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब इंटरव्यू होगा, कब उसको नौकरी का अपॉइंटमेंट मिलेगा, उसके ऊपर काम करती जा रही है। तीसरा, अपॉइंटमेंट लेटर हमने कहा था कि हम संकल्प पत्र में 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देंगे। 65,000 के आसपास 70,000 नौकरी प्रधानमंत्री जी आए उससे पहले सरकार दे चुकी थी। आज उस दिन 15,000 लोगों को नौकरी दी। ऐसे 80,000 लोगों को इन 1.5 सालों में राजस्थान की सरकार नौकरी दे चुकी। पाइपलाइन में अगले कुछ महीनों में जिनका निकल कर आएगी वो भी कहे। मुझे लगता है कि एक जनता में एक विश्वास है कि भाजपा, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं पूरे करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं पूरे करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी जो कहती है पूरा करती है, संदेश को पूरा करती है। जैसे आपने अभी पेपर लीक की भी बात रखी थी कि युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है सरकार ने। हाल ही में 2021 का जो एसआई पेपर था उसकी जो भर्ती थी उसको रद्द कर दिया गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ लोग उसमें दोषी थे, लेकिन उनके चक्कर में कुछ निर्दोष लोग भी थे, वो भी उसमें पिसे हैं। अब जनता को अभी आशा है कि बीजेपी सरकार कुछ करेगी क्योंकि बीजेपी सरकार में है, तो उसके ऊपर आप देखिए अभी विषय कोर्ट के दायरे में चला गया, इसलिए मेरा कमेंट करना ठीक नहीं। सरकार के पास नहीं है विषय। अब हम माने उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तक गया है। अब जैसा भी कोर्ट का फैसला होगा हम सबको माने। जी, पीएम मोदी जैसे दौरे पे गए थे बांसवाड़ा, उससे पहले ही जो अशोक गहलोत है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रेस वार्ता रखी थी और उस दौरान उन्होंने हुआ था उसको लेकर के सवाल उठाए हैं कि पीएम मोदी आए, उन्होंने ना कन्हैया लाल के ऊपर सवाल नहीं, उनके बारे में नहीं पूछा। गृह मंत्री जी भी आए थे, वो भी कन्हैया लाल के ऊपर, हत्याकांड के ऊपर नहीं बोलते। उनको सजा कब मिलेगी, वो ऐसा बार बार पूछ रहे हैं प्रेस से, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? गहलोत जी कई बार अपना खुद का गिल्ट उनको बार बार याद आ रहा है। खुद की पार्टी में उनकी अब बकत नहीं रही, उनको पार्टी ने पूछना बंद कर दिया। वो थोड़ा सा पीछे ले जाए, अगर याददाश्त ठीक है, मैं मानता हूँ उनकी, कि जब वो मुख्यमंत्री थे कन्हैया लाल की जिस दिन हत्या हुई उससे 3 दिन पहले कन्हैया लाल ने एक ट्वीट करता है। ट्वीट करने के बाद वो ट्वीट के आधार पर उसको धमकी मिलती है, पुलिस बुलाती है, पुलिस को डिलीट कर देता है तुरंत ही। डिलीट करने के बाद विषय समाप्त। वो चाहता था पुलिस मुझे सुरक्षा प्रदान करे। अगर अशोक गहलोत जी आपकी सरकार ने पुलिस सुरक्षा दे दी होती तो आज कन्हैया लाल हमारे बीच होता, आपको ये बातें नहीं करनी पड़ती। आपकी उस लापरवाही और लगातार तुष्टीकरण की राजनीति उसका परिणाम है कि आज कन्हैया लाल हमारे बीच में नहीं है। 3 दिन बाद 3 लोग आते हैं और जैसे जानवर को मारते हैं उसका सिर कलम करके चले जाते हैं। उसके बाद भी आपकी पुलिस नहीं पकड़ती, सामान्य 2 लोग पकड़ते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं। मुकदमा दर्ज होता है तो आप भी उसको सीआईए को, उसको ईडी को नहीं देते, एनआईए को नहीं देते, भारत सरकार खुद टेकअप करती है। आपने जो चालान पेश किया उसमें भी कई जिम्मेदारों को आपने अजमेर से कई जगह से एनआईए में पकड़ा, आपने कार्रवाई नहीं की। इनका जवाब दे दीजिए। अगर सीधी तरह से आप जांच ठीक से कर रहे होते तो आज परिणाम कुछ होता। अब कानून अपनी प्रक्रिया में चल रहा है, निश्चित रूप से कानून का परिणाम अच्छा ही होगा और न्याय संगत निर्णय होगा। क्या आज अरुण जी राजनीति में नहीं होते तो क्या प्रोफेसर होते? क्योंकि एक किस्सा हमने सुना है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला था लेकिन वो नहीं मिला, क्या कारण था? अभी तो नियति की बात है, मैं आपके इस रूप में बैठा हूँ कि बस यही है कि मैं एमकॉम किया, विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर था, टॉप किया, गोल्ड मेडल मिला था। और उस समय के बिजनेस मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में आज भी रिकॉर्ड की चीज़ें, आज भी सब लोगों के पास 85-86 में अपॉइंटमेंट हुए थे। केवल एक डिपार्टमेंट के अलावा सब डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट हो गए, क्योंकि उस मेरिट लिस्ट में मैं 1 नंबर पे था। मेरे पीछे 3 पोस्ट थी, 2 और थे, तो मेरे को अपॉइंटमेंट उस समय के जो कुछ भी कांग्रेस के और वामपंथी विचार के लोग थे, उस समय के वाइस चांसलर के पास शायद दबाव बनाया उन्होंने, उसने एक विभाग में अपॉइंटमेंट नहीं दिया। मैंने उस समय के वीसी साहब को ये भी कहा कि आपको मेरे से आपत्ति है तो मेरे से इस्तीफा पहले ले लीजिए, अपॉइंटमेंट बाद में दे दीजिए। मेरे बाद के जो लोग हैं उनको मेरे वैचारिक जो जुड़ाव है उसका नुकसान नहीं हो। लेकिन अपॉइंटमेंट आज तक नहीं हुए। बाद में मैं सुबोध में रहा, सुबोध में भी 1 साल रहा, वहाँ भी विद्यार्थी परिषद के काम के कारण मुझे परमानेंट होने के बाद भी अपॉइंटमेंट नहीं मिला, पारीख में भी नहीं मिला।
बाद में फिर मुझे लगा कि नियति कुछ और कह रही है, तो मैं वकालत में आया। जी। और संतोष है मुझे कि मैं 19-20 साल तक नियमित वकालत की, अच्छी प्रतिष्ठा के साथ वकालत की। बाद में 2009 में जब प्रदेश अध्यक्ष बना, तब उसके बाद वकालत की नियमितता भी खत्म हुई, फिर राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा समय देने के जी। अरुण जी, ये तो हमारी बातें हुई। अब मैं आपसे कुछ शब्द पूछूंगी, आप उन शब्द को अपने शब्दों में बयां करना कि आप उनको क्या कहेंगे। देश के पीएम मोदी। सर्वश्रेष्ठ मुझे लगता है कि युग पुरुष है। राहुल गांधी। एक बहुत बड़ी विडम्बना है। अरुण चतुर्वेदी। एक सामान्य कार्यकर्ता। जी। और डोटासरा। असमंजस व्यक्ति। अशोक गहलोत। अब दिन उनके खत्म हो चुका, मतलब दिन मतलब एक राजनीतिक जीवन के जो समय था, अब शायद उनका पूरा हो चुका। कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी इतिहास के पन्नों पर। बीजेपी। भविष्य का सूर्य कह सकता हूँ, आने वाले समय की आशा की किरण। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे सवालों के जवाब हमारे साथ दिए। तो ये हमारे साथ अरुण चतुर्वेदी जी मौजूद थे, जिन्होंने बहुत अच्छे हमें इस सवालों के जवाब दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए मेहमान के साथ एक अगले पॉडकास्ट में। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।